हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न भी देख लेते हैं। जैसे आप लोग भी कह रहे थे कि मैम कुछ प्रैक्टिस सेट कराइए, तो ठीक है, कुछ प्रश्न भी देख लेते हैं। और आप लोग की प्रैक्टिस बनी हुई होगी तो साथ में आप लोग भी आंसर इसके मन में सोचते रहिएगा, देते जाइएगा। अगर आपके आंसर गलत हो रहे हैं तो कॉपी और पेंसिल या पेन लेके बैठिए। जो प्रश्न आपको मतलब जिसका आंसर आपको गलत आपका आ रहा है तो उसको नोट करते चलिए। प्रैक्टिस करने का यही तरीका है। आप कहीं से भी अगर प्रैक्टिस करते हैं यूट्यूब पे किसी भी चैनल से प्रैक्टिस सेट, तो उसका आंसर आप जरूर कॉपी पे नोट करते चलिए और प्रश्न भी रफली नोट करते चलिए कि प्रश्न क्या है और आंसर क्या गलत हुआ था। ठीक है, तो वैसे आप लोगों की प्रैक्टिस मेरे ख्याल से बनी होगी अच्छी और सारे आंसर आप लोग सही ही देंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं कि अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य थे। अब आपके सामने 4 ऑप्शन भी दिखेगा, दंडी, उद्भट, भामा और राजशेखर। तो आप लोग सोचिए कि इसका जवाब क्या होगा। तो हम लोग ज़्यादा जैसे अगर रुकेंगे, लाइव क्लास तो है नहीं, ज़्यादा रुकेंगे तो लंबी वीडियो होगी, तो मैं बताते चलती हूँ कि इसका बी ऑप्शन होगा भामा। ठीक है, अब कैसे होगा इसका थोड़ा सा भामा के बारे में डिटेल जान लेते हैं कि काव्यशास्त्रीय अलंकार सिद्धांत अर्थात अलंकार संप्रदाय, मतलब काव्य शास्त्र में जो अलंकार संप्रदाय हैं, अलग अलग संप्रदाय है ना, जैसे रस संप्रदाय है और भी संप्रदाय है, वक्रोक्ति संप्रदाय उधर मैंने बताया था। तो इसमें अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामा हैं। इन्होंने अपने ग्रंथ काव्यालंकार में अलंकार के मूल में निहित वक्रतावादी दृष्टि का प्रबल समर्थन किया है। अब इनका ग्रंथ भी जान लीजिए कि काव्यालंकार इनका ग्रंथ है। पूछ सकता है कि भामा का ग्रंथ कौन सा है, काव्यालंकार। अब आचार्य दंडी ने भी अपने काव्यादर्श नामक ग्रंथ में अलंकारों का व्यवस्थित वर्णन किया है ना। जैसे अब आचार्य दंडी का पूछ सकता है कि क्या है, तो उनका काव्यादर्श है। अब काव्यादर्श याद कैसे करेंगे दंडी का, तो द से दंडी, द से देखिए काव्यादर्श में बीच में द आ रहा है। ठीक है, तो जैसे आचार्य दंडी द है ना, और काव्यादर्श द आ रहा है ना, तो ऐसे ही मैंने याद कर लिया था कि दंडी का काव्यादर्श है। तो नामक ग्रंथ में अलंकारों का व्यवस्थित वर्णन तथा उद्भट ने अलंकार विषय पर अलंकार सार संग्रह नामक ग्रंथ की रचना की थी। अब उद्भट का क्या है, अलंकार सार संग्रह। ठीक है, अब इतना डिटेल मतलब एक के साथ साथ 2-3 लोगों का और भी हम लोग जान गए। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं कि दूसरा प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आचार्य विश्वनाथ का नहीं है। ठीक है, तो अब इसको देखेंगे कि 4 इसमें कथन दिए हुए हैं। रस अखंड है, रस स्वप्रकाश है, रस वेदांतर स्पर्श शून्य है, रस अपने आकार से भिन्न रूप में आस्वादित किया जाता है। अब सारे आचार्य लोग होते हैं ना कुछ कथन कहते थे, तो ऐसे अपने जो उन्होंने संप्रदाय निर्धारित किया था, तो इसमें पूछ रहा का नहीं है। ध्यान दीजिएगा, हमेशा प्रश्न में अक्सर मेरे भी कई प्रश्न ऐसे गलत होते हैं, नहीं पे ध्यान नहीं जाता है और हम लोग जो सही रहता है उसी पे लगा देते हैं, तुरंत उसका जो गोला होता है ना काला करने के लिए वो कर देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछ रहा है। तो अब इसका ऑप्शन डी होगा कि रस अपने आकार से भिन्न रूप में आस्वादित किया जाता है, ये इन्होंने नहीं कहा है। ठीक है, अब देखिए कैसे, अब इसका थोड़ा सा डिटेल जानेंगे। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रस अखंड है, रस स्वप्रकाश है, रस वेदांतर स्पर्श शून्य है। मतलब ये सारे कथन हैं इनके, तो मतलब इसके अनुसार जो कहा जाए कि चौथा ऑप्शन जो है इसमें से नहीं होगा। अब तीसरा देखिए कि आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है। अब आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है, तो अब 4 ऑप्शन है। राहुल साकृताय ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो इसका क्या होगा, इसका आप लोग बताइए। आप लोग को पता ही होगा कि ए इसका ऑप्शन है, क्या होगा, राहुल साकृतायन ने। अब कैसे होगा, अब देखिए राहुल साकृतायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा। अच्छा देखिए ये इंपॉर्टेंट है, जितने भी जैसे देखिए जो 4 काल में भागों हिंदी साहित्य को बांटा गया है ना रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, तो इसमें ना जैसे आपका रीतिकाल पे आपके ज़्यादा देखिए नामकरण दिखेगा और आदिकाल पे ज़्यादा मतलब इस पे विवाद था। बाकी भक्ति काल और आधुनिक काल पे उतना नहीं जितना आपको ये आदिकाल पे और रीतिकाल पे मिलेगा। तो ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा किसने कौन सा नाम दिया था। ठीक है, तो ये देखिए राहुल साकृताय ने आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल कहा था। ठीक है, और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे संधि काल एवं चारण काल कहा था। 3 लोगों का तो आपको यहीं पर मिल जा रहा है। इसी तरह से प्रैक्टिस सेट जब करते हैं तो उस क्वेश्चन को तो देखते ही हैं, साथ में उसके साथ साथ जो मतलब और एक्स्ट्रा दिया रहता है ना उस पर विशेष आप ध्यान देंगे, तो इससे आपका एक साथ कई क्वेश्चन तैयार हो जाता है। अब चौथा देखिए कि चौथा है कि इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है। अब ये भी आप थोड़ा सा सोचिए, चंद्रबरदाई, नाभादास, जगनिक, दलपति विजय। बताइए इसमें से कौन नहीं है, चंद्रबरदाई, नाभादास, जगनिक और दलपति विजय।
तो इसमें कौन सा होगा बताइए? इसमें आपका ऑप्शन, अच्छा ये भी नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछ रहा है, तो इसमें आपका सी हो जाएगा, नाभादास। अब देखिए रासो साहित्य वीर गाथा काल के अंतर्गत आता है ना, वीर गाथा काल के अंतर्गत रासो साहित्य आता है। चंद्रबदाई, जगनिक, दलपति विजय तीनों आदिकाल की रासो साहित्य काव्य परंपरा से संबंधित हैं, जबकि नाभादास जो तुलसीदास के समकालीन थे, भक्ति काल की सगुण काव्यधारा राम भक्ति शाखा के कवि हैं। ठीक है, नाभादास इसका ऑप्शन था ना सही। तो इसका क्यों? क्योंकि नाभादास जो थे तुलसीदास के समकालीन थे, और तुलसीदास को तो आप लोग जानते हैं कि वो भक्ति काल के थे, और वो भी किस काव्यधारा के? सगुण काव्यधारा के, राम भक्ति शाखा के। देखिए भक्ति काल को भी आप लोग जानते हैं कि 2 भागों में बांटा गया था। ठीक है, तो इस तरह से एक मतलब आप लोग इसको पढ़िएगा, ज्ञानाश्रयी है, प्रेमाश्रयी है, उसमें राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, सगुण में आ जाएगा, निर्गुण सगुण, निर्गुण में कौन कौन कवि आ जाते हैं आपके उसमें, फिर उसमें सगुण में आपकी 2 धाराएं चलती हैं। तो ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है, और इसको ना फ्लो चार्ट के द्वारा आप लोग पढ़िएगा। अब देखिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश किसकी रचना है? अब आप लोग देखिए स्वयंभू हैं, पुष्पदंत हैं, और सरापाद हैं, या सरापा भी इनको बोला जाता है, देवसेन है। कौन किसकी रचना है दोहा कोश? बताइए। इसका होगा आपका सरापा। ठीक है, अब आदिकालीन दोहा कोश सरापा की प्रसिद्ध रचना है। स्वयंभू की रचना पौमचर्यु है, याद रखिए। देखिए स्वयंभू में ऊ की मात्रा आ रही है ना, पौमचर्यु, ऐसे याद कर लिए, ऊ आ रहा है। पुष्पदंत की रचना महापुराण है, पुष्पदंत महापुराण, पू आ रहा है ना, पुष्पदंत में पू है, महापुराण में, मतलब ऐसे ही ना, जैसे एक एक शब्द को भी मैं पकड़ लेती थी, अक्षर को भी मैं पकड़ लेती थी। तो पुष्पदंत की रचना महापुराण, तथा देवसेन की रचना श्रावकाचार्य, देवसेन श्रावकाचार्य। ठीक है, तो इस तरह से देखिए आपको कई लोगों का साथ में पता चल गया है। अब देखते हैं आगे। पूस की रात कहानी के लेखक हैं। पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? अब इसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि, यशपाल, प्रेमचंद, कमलेश्वर। अब आप लोग बताइए कि पूस की रात जो है उस कहानी के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन होगा बी। ठीक है, पूस की रात, ये बहुत ही प्रसिद्ध इनकी कहानी है पूस की रात, और इसको आप लोग पढ़िएगा भी। आप लोगों को मैंने कहानी और उपन्यास पढ़ने का तरीका भी मैंने बताया था कि अगर आप लोगों को टाइम नहीं है और उसके बीच के पात्रों को पूछता है, उसमें क्या कहानी में कहा गया है, बहुत सारी चीज़ें, घटना भी पूछा जाता है, तो इसको कैसे आप कवर करेंगे, तो आपको मैंने बताया है, मैंने पहले की वीडियो में देखा कि आप लोग नेट से भी सर्च करके, यूट्यूब पे भी बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, तो वहाँ से आप सुन के मात्र अरे पूस की रात और ये सब आप पढ़ेंगे ना, तो आपको कार्टून वर्जन में भी मिल जाएगा, छोटे छोटे बच्चों के उसमें, तो आप उसको भी सुन सकते हैं। इसमें कोई बात नहीं है, 3-4 मिनट का होता है, उसको बस आपको कहानी जानना है कि उसमें है क्या, पात्र कौन कौन से हैं। ठीक है, ऐसा भी पूछा जाता है, तो आप वही देख के आपकी जानकारी ले सकते हैं। तो पूस की रात, अब देखिए इसमें प्रसिद्ध कहानी पूस की रात, लेखक प्रेमचंद हैं इसके लेखक। प्रेमचंद की प्रमुख कहानियाँ, अब देखिए कौन कौन सी कहानियाँ, 2-4 और जान लीजिए। नमक का दरोगा, कज्जाकी, बड़े घर की बेटी, सौत, पंच परमेश्वर और कफन, ये सब जो है इनकी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। हालांकि हम लोग जब छोटे थे तो कितनी सारी कहानियाँ हम लोग पढ़ते भी थे। अब 7वां देखिए, गांधी जी की जीवनी, महात्मा गांधी के लेखक कौन है? गांधी जी की जीवनी जो है, महात्मा गांधी, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक बताइए। पहला दिया है रामचंद्र वर्मा, ईश्वरी प्रसाद शर्मा, संपूर्णानंद, केशव प्रसाद सिंह। अब बताइए, तो इसका ऑप्शन होगा आपका ए, रामचंद्र वर्मा। अब देखिए महात्मा गांधी 1919 में है नामक जीवनी में रामचंद्र वर्मा ने गांधी जी की जीवनी के साथ साथ उनके प्रमुख व्याख्यानों का भी संकलन किया है। तो याद देखिएगा, ये जीवनी है महात्मा गांधी के नाम से, और इसको किसने किया था, लिखा था रामचंद्र वर्मा ने, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 8वां, जॉर्ज ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जॉर्ज ग्रियर्सन का तो आपको पता ही है कि ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का बताइए। 4 ऑप्शन है, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्षे, डॉक्टर जगदीश गुप्त। किसने, मतलब इसका हिंदी अनुवाद किसने किया था, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का? तो बताइए आप लोग। इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त। अब देखिए, जॉर्ज ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 9वां देखते हैं प्रश्न।
कि जैसे अब देखिए ये सन भी इम्पोर्टेंट है, सारे लोगों का कुछ अलग अलग मत है। जैसे रामचंद्र शुक्ल ने कुछ और माना है, नरेंद्र ने कुछ और माना है, बच्चन सिंह का कुछ और है। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा कि कहाँ से कहाँ तक क्या नाम दिया उन्होंने और कहाँ से कहाँ तक सन उन्होंने माना है। तो 9वां देखिए, क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक किया है, ठीक है, तय किया है, कब से कब तक तय किया है। तो पहला तो दिया है ए ऑप्शन 1893 से 1918, फिर 1900 से 1920, 1885 से 1918 और 1903 से 1920। अब इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, ठीक है, 1893 से 1918। तो कैसे हो जाएगा, अब इसमें थोड़ा सा डिटेल भी जान लेते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान, ठीक है, द्वितीय उत्थान का संवत में देखिए, संवत में 57 का फिर मतलब अंतर होता है। तो अब देखिए संवत में देखा जाए तो 1950 से 1975 द्वितीय उत्थान को माना था, ठीक है, यानी कि 1893 से 1918 ईस्वी, ठीक है ना, ईस्वी में देखा जाए तो। और प्रथम उत्थान जस्ट इसके 1925 से 1950 माना था इन्होंने, संवत था ये, ठीक है, और जिसका 1868 से 1893 आता है, ये सन आता है आपका, ठीक है। और तृतीय उत्थान उसके बाद मतलब संवत 1975 से अब तक का माना जाता है, जो 1918 से अब तक का माना जाता है, ठीक है। तो संवत और ईस्वी में भी थोड़ा सा अंतर होता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अब 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है? साहित्य का इतिहास दर्शन। अब आप देख लीजिए कि इसमें ऑप्शन, अब मैं सोच रही हूँ चारों ऑप्शन ना पढ़ूँ क्योंकि आपका समय ज़्यादा बर्बाद हो रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 10वीं का बी, ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, नलिन विलोचन शर्मा। अब देखिए नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखित साहित्य का इतिहास दर्शन हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ है, ठीक है। अब ये पूछ सकता है कि कौन सा ग्रंथ है, तो साहित्य इतिहास ग्रंथ है। 11वां देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं, मतलब रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, देखिए ध्यान दीजिएगा किसके अनुसार पूछ रहा है। तो अब इसमें बताइए, अब इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, ठीक है, श्रीधर पाठक। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन है? श्रीधर पाठक हैं। अब देखिए रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक श्रीधर पाठक हैं। इन्होंने ब्रज भाषा में मौलिक काव्य कश्मीर सुषमा की रचना वर्ष 1904 में की थी, है ना, कश्मीर सुषमा इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा ब्रज भाषा में था और इसका प्रकाशन वर्ष क्या था, रचना वर्ष क्या था, रचना वर्ष, है ना, 1904 में था, ठीक है। आगे देखते हैं 12वां। अब 12वां में है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है। अब आपको जैसे होता है ना कि जैसे भारतेंदु मंडल, द्विवेदी मंडल, ये लोग, तो कौन सा नहीं है, याद रखिएगा, नहीं पे ज़्यादा फोकस करिएगा। अब दे रहा प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमघन, राजा लक्ष्मण सिंह, तो कौन नहीं है? तो आप बताइए इसमें से कौन नहीं है। तो इसका हो जाएगा 12वें का डी, ठीक है, इसमें हो जाएगा आपका 12वें का डी, ठीक है। अब देख लेते हैं, राजा लक्ष्मण सिंह भारतेंदु मंडल से पहले के कवि हैं, जबकि लेखक के रूप में प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमघन और बालकृष्ण भट्ट, राधा कृष्ण दास आदि भारतेंदु मंडल के लेखक और कवि मतलब दोनों माने जाते हैं, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं, कलम का सिपाही किसकी जीवनी है और किसने लिखी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा पूछता है, तो ये तो आप लोगों को पता भी होगा, जब इम्पोर्टेंट है तो हर जगह ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो बताइए आप इसका क्या होगा, मतलब किसकी जीवनी है और किसने लिखी है? तो जाहिर सी बात आप लोगों को पता है, ये प्रेमचंद की जीवनी है और किसने लिखा है? अमृत राय ने लिखा है, ठीक है। तो इसमें वही है कि मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है और यह प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय द्वारा लिखी गई है, ठीक है, इनके पुत्र थे अमृत राय। अब देखते हैं 14वां प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा? ये भी पूछता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न हैं इसमें, आपको जितने भी देखने को मिल रहे हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चौथे का आपका बताइए, अच्छा, कठिन काव्य का प्रेत, अभी आपको मैं इसको, आप लोग खुद समझ जाएंगे कि मैं कैसे याद करती थी, आप लोग समझिए गए होंगे कि मेरा पढ़ने का तरीका क्या था। तो इसमें होगा आपका ये केशवदास। अब कठिन काव्य का प्रेत केशवदास, कठिन काव्य में दोनों में क आ रहा है, केशवदास में क आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आपको याद करने से मतलब चाहे जैसे भी याद हो जाए, ठीक है। तो देखिए रीतिकालीन कवि केशवदास को हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक एवं निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कठिन काव्य का प्रेत कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार केशवदास को कवि हृदय नहीं मिला था, ठीक है, मतलब ये
मानते थे कि केशवदास को हृदय से, कवि के एक हृदय में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें, मतलब भाव से लेके रस से लेके बहुत सारी चीज़ें, ऐसे कवि का हृदय ही बहुत ही कल्पनाशील और बहुत सारी ऐसा होता है जो उसमें भाव में डूब जाता है। तो इनका मानना था कि इनको ऐसा हृदय नहीं मिला था। इनकी और कौन कौन सी रचना थी केशवदास की? तो रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, रतन बावनी, वीर सिंह देव चरित आदि केशवदास की प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, अब देखिए 15वां, देखिए नैन नचाई कयो मुस्काई, लला फिर आइयो खेलन होरी। अब ये किसका है? तो ये भी आपको मैं अभी बताती हूँ मैं कैसे पढ़ी थी। ठीक है, तो 15वां इसका आप बताइए क्या होगा? 15वां का क्या होगा आपको पता ही है कि सी होगा। अब पद्माकर, अब देखिए पद्माकर का ना होली इनका बहुत सारा 3-4 पंक्तियाँ आपको सरस्वती पांडे किताब में मिलेंगी, और भी जहाँ भी आप पढ़ते होंगे 3-4 मतलब पंक्तियाँ आपको बहुत इंपॉर्टेंट मिलेंगी, जो होली पे मतलब फाग पे इन्होंने होली पे बहुत सारी रचनाएं की थी, मतलब उस पर पंक्तियाँ लिखी थी। ठीक है, इनकी रचनाएं मिलती हैं। तो होली से संबंधित जहाँ भी ऐसा कुछ आता है तो मतलब ऐसा होली से तो और भी हो सकता है, लेकिन पद्माकर का मतलब कुछ ऐसी रचनाएं हैं जो हम याद कर सकते हैं, दिमाग में बैठा सकते हैं कि होली के संबंधित है तो पद्माकर होंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया 15वां प्रश्न। 16वां देखते हैं। अब 16वां है कि बिखरे पन्ने किसकी कृति है? तो बताइए आप लोग 16वां का बिखरे पन्ने किसकी कृति है, बताइए। तो 16वां का होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ठीक है, अब देखिए कैसे बिखरे पन्ने डॉक्टर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की रचना है। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं कुछ ठीक है, कुछ यात्री, हिंदी का कथा साहित्य, तुम्हारे लिए इत्यादि हैं, है ना। तो इस तरह से आप जब रचनाएं याद किए रहेंगे तो प्रश्न जब आएंगे आपके सामने तो आराम से कर सकते हैं। 17वां देखिए सुजान विनोद के रचनाकार हैं। अब देखिए ये प्रैक्टिस सेट जो है ना मेरा मतलब सॉल्व किया हुआ है, तो कहीं कहीं आपको पेंसिल के निशान आपको दिख रहे होंगे, हालांकि मैंने इरेज कर दिया है ताकि आप लोग को दिखे ना। ठीक है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको पहले ही आंसर ऐसा कुछ पता चल जाएगा, थोड़ा सा हिंट तो कैसे होगा। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि मैं क्या करती थी ना, ऑप्शन पे बहुत कम मतलब टिक नहीं लगाती थी। जहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता तभी मैं सोचती थी कि ऑप्शन पे मैं क्वेश्चन को देखती थी कि कितने क्वेश्चन गलत हुए, कितने क्वेश्चन सही हुए। जितने क्वेश्चन सही होते थे उस पर मैं टिक लगाती थी, अच्छा इतने क्वेश्चन सही हुए। जितने गलत होते थे उसको मैं सर्कल कर देती थी। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 19 नंबर के क्वेश्चन पर मैंने मिटाया है, लेकिन तब भी आपको ये वाला देखिए, ये वाला है ना, लेकिन तब भी आपको पता चल रहा है क्योंकि मैंने इसको मिटा दिया था। लेकिन ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व करते समय हो सकता है उस टाइम में गलत हुआ होगा, है ना। तो इस तरह से, क्योंकि जब आंसर पे आप पहले टिक लगा लेंगे ना तो उसको आपको फिर बाद में करने में उतना नहीं हो सही रहता है वो, इसलिए। तो हम लोग सुजान विनोद के रचनाकार के बारे में पढ़ रहे थे कि इसके कौन होंगे, तो इसका ऑप्शन होगा आपका देव। ठीक है, देव। अब कैसे, अब देखिए, अच्छा मैंने ये आप भी देखिए कि मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है, क्यों किया है, वी के नीचे अंडरलाइन किया है देव। अच्छा, सुजान के नाम से बहुत सारी लोगों की, रसखान की भी है और भी लोगों का है, मतलब ये नाम आता है कई लोगों की रचनाओं में। अब तो इसको कैसे, मतलब अब विनोद में वो आ रहा है ना, तो देव का वो, ठीक है, ये वो। अब इसको मैं बस पकड़ ली इसको। अब इतना तेज मैं पकड़ती थी ना कि उसको एकदम दिमाग में तुरंत घुसा लेती थी, क्योंकि याद तो होता नहीं था। तो यही एक तरीका था कि किस तरह से मतलब जल्दी से जल्दी चीज़ों को कवर किया जाए। तो इस तरह से अब देखिए कवि देव सुजान विनोद के रचनाकार कवि हैं। देव द्वारा रचित कृतियाँ भाव विलास, भवानी विलास, ठीक है, भाव भवानी याद कर लीजिए, ऐसे विलास तो उसमें जोड़ ही लेंगे, भाव भवानी, ठीक है। और अष्टयाम प्रेम तरंग, अष्टयाम प्रेम तरंग, कुशल विलास, जाति विलास, काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, राग रत्नाकर, देव शतक, देव माया प्रपंच आदि। देखिए देव इंपॉर्टेंट कवि हैं, ठीक है, और इनकी रचनाओं को मतलब कई रचनाएं एकदम मिलती जुलती हैं। तो इसको मैंने जितने आपको विलास जितनी भी रचनाएं हैं उसको एक साथ लिख लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है तो मैं एक दिन इसको बताऊंगी कि मैं कैसे याद की थी। तो विलास एक जगह याद कीजिएगा, जो प्रेम से संबंधित प्रेम टाइप का, ऐसे ही जैसे हमारे जिसका नहीं याद होता है। रीतिकाल के कवियों में यही दिक्कत है ना कि सबकी रचनाएं एक जैसे मिलती जुलती रहती हैं, तो उसको थोड़ा सा एक जगह लिखिएगा, ठीक है। और बाकी चीज़ों को जैसे थोड़ा सा मैच कर करके ना, तो याद करने में आपको आसानी रहेगी, ठीक है। अब देखिए 18वां प्रश्न देखते हैं कि भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपक है, ठीक है, मतलब इसमें अलंकार निरूपक कौन सा ग्रंथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और आपको हमेशा देखने को मिलेगा। तो इसका ऑप्शन बताइए, शिवराज भूषण, ठीक है, इसका होगा शिवराज भूषण। अब देखिए भूषण की प्रसिद्ध रचना शिवराज भूषण है। रीतिकाल के कवि होने के कारण भूषण ने अपने ग्रंथ शिवराज भूषण को अलंकार के ग्रंथ के रूप में बनाया है, ठीक है। देखिए अब देखिए 19वां प्रश्न कि पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है। पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है, बताइए आप लोग। थोड़ा सा मैं टाइम दे रही हूँ 1-2 मिनट का सोचने के लिए।
पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? तो इसका ऑप्शन होगा आपका पद्माभरण, ठीक है, डी। तो अलंकार मतलब इसमें देखिए अलग अलग है ना, उसमें रस, छंद, अलंकार, इस तरह से कई आपको मतलब उसमें कैटेगरी मिलेगी इन लोगों की रचनाओं में, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो इसमें देखिए पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ पद्माभरण है। और पद्माकर की प्रमुख रचनाएं, अब देखिए प्रमुख रचना हिम्मत बहादुर बिरदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह बिरदावली, काली पचीसी है, ठीक है। अब देखिए 20वां प्रश्न देखते हैं कि कौन सी आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन की नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है। अब ध्यान दीजिए, अब इसका क्या होगा बताइए, क्या पूछा है? ये आत्मकथा पूछा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो 20वें का आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है, 20वें का बी। अब देखिए समय है सहचर रामदरस मिश्र की आत्मकथा है, ध्यान दीजिएगा, समय है सहचर रामदरस मिश्र की आत्मकथा है। अतः यह हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा नहीं है, शेष दी गई आत्मकथाएं जो है हरिवंश राय बच्चन की हैं, ठीक है। 4 लिखा था ना इन्होंने, तो ये जो है ये सारे जो हैं ये हरिवंश राय बच्चन की। तो आज हम 20 ही करते हैं प्रश्न, और इसके बाद हालांकि इसमें और भी प्रश्न हैं, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो मैं दूसरे दिन कराऊंगी आपको, ठीक है। तो आज क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो 20 आप इतना कम से कम एकदम कंठस्थ कर लीजिए, और इसी तरह से प्रैक्टिस सेट खूब लगाते रहिए, क्वेश्चन आपके सामने आते रहेंगे, नीचे का जो व्याख्या दिया उसको पढ़ते रहिए, रोज़ का टारगेट बनाइए। फिर मैं बोल रही हूँ, आज आपके सामने तो मेरा फेस नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि रोज़ का टारगेट बनाइए और एकदम स्पीड को बढ़ा लीजिए। जैसे अभी मैंने बताया था उपन्यास, नाटक और कहानी को मैंने 10 दिन के अंदर कल बताया था ख़त्म करने के लिए, तो वो असंभव बात नहीं है, मैं ऐसा करती थी, ठीक है, मैं करती थी। पेज फोल्ड करिए, यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है तो पढ़ना है, उसके पहले आपको नहीं सोना है, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।